Welcome students. Coming back to our chapter 2 addendum, जो chapter 2 के अंदर कुछ चीजें रह गई थी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट को जब हम कंटिन्यू कर रहे थे तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, दैट इज चेक। तो हम उसके बारे में पढ़ रहे थे और कितने तरीके के चेक होते हैं उसमें हमने ओपन चेक्स पढ़े थे, ऑर्डर चेक और बियरर चेक, और उसके बाद हमने क्रॉस चेक पढ़े थे जो कि नॉन ओपन चेक्स होते हैं। और जैसा कि मैंने क्रॉस चेक के बारे में बताया था, अगर किसी चेक को क्रॉस करके पेमेंट के लिए इश्यू किया जाता है तो बैंकर ओवर द काउंटर कैश पेमेंट न करके उसको बैंक ट्रांसफर के थ्रू एक अकाउंट से जिस अकाउंट में पेमेंट होना है उसमें डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है, एक अकाउंट से डेबिट कर देता है और जिस अकाउंट में पैसे जाने उसमें क्रेडिट कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ चेक। और क्रॉसिंग ऑफ चेक हमने कल जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग दोनों समझने की कोशिश की थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीजें चेक के अंदर हो सकती हैं। तो ये एस्पेक्ट एक हमने पढ़ने की कोशिश की थी कल, नॉन नेगोशिएबिलिटी, कि अगर कोई चेक है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में एग्जैक्टली होता है वैसे ही चेक भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें अगर आपके पास कोई पेमेंट रिसीव हो रही है चेक के माध्यम से, एंड इफ यू वांट कि अब ये जो पेमेंट मेरे पास आ रहा है ये मैं किसी और को कर दूं फॉर एग्जाम्पल, तो उस चेक के पीछे बैक साइड में मैं एंडोर्समेंट कर सकता हूं विद माय ओन सिग्नेचर एंड अकाउंट डिटेल्स that this check is now endorsed to Mr. So and so or Messrs. So and so company को, and that is called transfer of receipt of payment right to another person। तो ट्रांसफरर जो है वो आप हैं जिसको पेमेंट अब रिसीव होनी थी, उसने ट्रांसफर कर दिया पेमेंट रिसीव करने का राइट किसी और आदमी को, एंड ट्रांसफरी इज द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट ऑफ दिस चेक नाउ। वो ट्रांसफरी एक तरीके से पे भी हो गया इस केस में, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पे चेंज हो जाता है, ऐसे ही जो चेक है उसमें भी पे चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं चेक को क्रॉसिंग करते वक्त, जनरल क्रॉसिंग करते वक्त नॉट नेगोशिएबल या नॉन नेगोशिएबल जैसे यहां पर लिखा हुआ है लिख देता हूं, तो इस चेक की बैक साइड में जाकर के कोई भी आदमी इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता इसकी पेमेंट रिसीव करने के राइट्स को किसी और आदमी को। तो ये चेक एक ही ट्रांजैक्शन के साथ खत्म हो जाएगा जब इसका पेमेंट हो जाएगा तब, अदरवाइज ये पेमेंट राइट ट्रांसफर नहीं हो सकते, पेमेंट रिसीव करने के राइट्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। ऑब्जेक्टिव्स, मैंने आपको क्रॉसिंग के ऑब्जेक्टिव्स जब कल हम समझ रहे थे क्रॉसिंग के बारे में तब भी पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर देता हूं कि कोई भी रॉन्गफुल होल्डर के पास ये चेक अगर पहुंच जाता है किसी गलत आदमी के पास, तो जो क्रॉसिंग होती है वो हेल्प करती है, क्योंकि वो आदमी एज अ बियरर या एज एन ऑर्डर उस चेक को नहीं ले सकता, क्योंकि क्रॉस चेक का पेमेंट बैंक अकाउंट में होता है, ओवर द काउंटर एनकैशमेंट चेक का नहीं होता है। इट एंश्योर्स सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। बिल्कुल क्लियर है, ओवर द काउंटर पेमेंट ना होने की वजह से किसको ये पेमेंट जा रहा है इसके बारे में इश्यूअर, मेकर या ड्रॉर को टेंस होने की जरूरत नहीं है। ही इज ensured, he has a safety precaution in place that he has crossed check, the amount will only go into the account of the payee. It facilitates in tracing the recipient of the payment. Now you know in your statement also it will come, you can go and get your passbook updated later that the amount has been transferred to a certain person, the amount has been transferred from your account to the payee's account. Further, it is a guard against cheating or theft. ऑब्वियसली जैसा पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में हमने सेफ पेमेंट का जो एक रॉन्गफुल होल्डर का एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, वही चीज को ये क्लैरिफाई कर रहा है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। ओपन चेक और क्रॉस चेक समझने के बाद हम एंटी डेटेड चेक्स को समझने की कोशिश करेंगे। Check in which the drawer has mentioned the date earlier than the date on which it is presented to the bank, it is called antedated check. एक ऐसा चेक जिसमें मान लीजिए कि मैं आज यानी 23 दिसंबर को बैंक जाता हूं पैसे निकालने के लिए, या पैसे जो मेरे को चेक मिला है, बियरर चेक है मान लीजिए या सेल्फ चेक है, वो मैं लेने के लिए जाता हूं,
तो बैंक उस पर सबसे पहले चेक की डेट वैलिडेट करता है, जैसे हम लोगों ने कल पिछले लेक्चर में समझने की कोशिश की थी। इन द सेम इंस्टेंस बैंक चेक्स वेदर द डेट इज वैलिड और नॉट, और वो इसलिए उसको पता चलता है कि इस पे डेट, मान लीजिए 1 दिसंबर 2020 की पड़ी हुई है और चेक एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 वैलिड होता है 1 महीने के लिए। इसके अंदर 6 मंथ्स लिखा है, इसको मैं आपके सामने करेक्ट कर दे रहा हूं, ये 1 मंथ है और ये 6 मंथ्स नहीं है, ये चेंज हो गया है। तो 1 महीने के लिए जो है वो चेक वैलिड होता है और उसके बाद आपको रीइश्यू करना पड़ता है या तो चेक को या उसको फ्रेश। तो एंटी डेटेड का मतलब जिस डेट पर आप इस बैंक में चेक लाए हैं उससे पुरानी डेट का चेक है, तो वो चेक एक्सपायर हो जाएगा अगर वो 1 महीने से पुराना है, नहीं तो वो एंटी डेटेड चेक कहलाएगा। बट ये वैलिड चेक है, जिस डेट पर आया है उस डेट को चेक वैलिड है, प्रेजेंटेबल है, पेएबल है। पोस्ट डेटेड चेक, मान लीजिए कि मेरे को पेमेंट करनी है 1 जनवरी को, मैं मिस्टर एक्स को पेमेंट करूंगा 1 जनवरी को। मिस्टर एक्स आज मेरे पास आ गए, मैंने उनको एक पोस्ट डेटेड चेक लिख दिया। पोस्ट डेटेड का मतलब ये है कि आज 23 दिसंबर को मैंने एक चेक लिखा, चेक पर डेट मैंने डाली 1 जनवरी 2021, अमाउंट लिख दिया, पार्टी का नाम मिस्टर एक्स का नाम लिख दिया या बेयरर लिख दिया, उस पर साइन कर दिया और वो चेक इश्यू कर दिया। लेकिन बैंक 1 जनवरी 2021 से पहले उस चेक का पेमेंट नहीं करेगा, उस चेक का पेमेंट नहीं करेगा। इफ अ चेक, देखिए एग्जांपल में भी लिखा है, इफ अ चेक इज प्रेजेंटेड ऑन 10th of January 2012 bearing a date of 25th January 2012, it is a post dated check. The bank will only make payment on or after 25th of January 2012. 25 जनवरी 2012 से 1 महीने तक के लिए वो चेक वैलिड होगा। 25 जनवरी से पहले उस चेक को एंटरटेन नहीं करेगा, बैंक वापस कर देगा। स्टेल चेक, इफ अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर 1 मंथ, देखिए मैंने आपको बताया था इसका ड्यूरेशन चेंज हो गया है, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ चेक इश्यूड, इट इज कॉल्ड अ स्टेल चेक। स्टेल का हिंदी ट्रांसलेशन होता है बासी, खराब, पुराना, राइट। तो अगर कोई चेक 1 महीने से ज्यादा पुराना हो गया है जो उस पर डेट लिखी हुई है उससे, यानी जिस डेट को वो चेक ड्रॉ हुआ है, इश्यू हुआ है, उस डेट से 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो उसको एक्सपायर्ड चेक माना जाता है, कोई पेमेंट बैंक उसका नहीं करेगा और वो चेक आपको वापस कर दिया जाएगा। तो अ स्टेल चेक इज नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक, इट इज कॉल्ड एन इनवैलिड चेक और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एन एक्सपायर्ड चेक। म्यूटिलेटेड चेक, इसका मतलब होता है फटा पुराना चेक। When a check is torn into 2 or more pieces or presented for payment, such a check is called mutilated check. The bank will again not make any payment against such check without getting confirmed from the drawer. बैंक तब तक उस प्रकार के चेक का पेमेंट नहीं करेगा अगर मान लीजिए गलती से वो 2 या 3 हिस्सों में फट गया है और ड्रॉर बैंक को ऑथराइज कर देता है कि हाँ ये चेक गलती से फट गया है, इसका पेमेंट कर दिया जाए, तब with due procedure in place बैंक उस चेक का पेमेंट करेगा, अदरवाइज उसको म्यूटिलेटेड चेक मान करके कैंसिल कर देगा, उसका पेमेंट नहीं करेगा। नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ चेक इज मटेरियल ऑल्टरेशन। देखिए चेक के अंदर कई बार ऐसा होता है कि आप जब लिख रहे होते हैं, जिस तरीके की चीजें लिखी जाती हैं चेक के अंदर, डेट, अमाउंट, पे का नाम, ऑर्डर, बियरर, सिग्नेचर्स, इस दौरान कभी कभी आदमी या तो गलती कर देता है या फिर उसको चेक इश्यू करने के बाद बताया जाता है कि इसके अंदर कुछ चीजें बदल गई हैं, उसको ऑल्टरेशन बोला जाता है या मटेरियल ऑल्टरेशन बोला जाता है। और कुछ कंडीशंस में वो चेक वैलिड नहीं होता बैंक जाने के बाद, तो जो इश्यूअर या ड्रॉर है उसको रिक्वायर्ड होता है कि वो उस चेक में मटेरियल ऑल्टरेशन करे, चेंजेस करे, करेक्शन करे, और हर एक चेंज और करेक्शन के बाद उसको जहां पर चेंज किया है वहां पर साइन करना होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। मान लीजिए आपने डेट डाल दी, एक एग्जांपल देता हूं, दैट यू हैव पुट अ डेट ऑफ 23 नवंबर 2020 फॉर पेमेंट। अब वो आदमी गलती से 24 दिसंबर को बैंक पहुंचा
2020 को पेमेंट लेने 1 महीने बाद बैंक ने कहा ये आपका चेक अब स्टेल चेक हो गया, एक्सपायर हो गया, वापस कर दिया। नाउ ही कम्स बैक टू मी, वो मेरे पास वापस आता है और कहता है भैया ये चेक पुराना हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस डेट को काटूंगा, एक लाइन सिंगल करके काटूंगा, उसके ऊपर नई डेट डालूंगा 24 या 25 दिसंबर 2020 और उसके ठीक नीचे अपना ऑफिशियल सिग्नेचर करूंगा और फिर वो चेक उस आदमी को वापस कर दूंगा। नाउ ही कैन गो टू द बैंक अगेन एंड ड्रॉ द मनी ऑन बिहाफ ऑफ मी। बैंक उसको केवल ये चेक करेगा कि जिसने डेट काट कर साइन किया है वो चेक का इश्यूअर है, मेकर है, ड्रॉर है, यस ही विल इश्यू द अमाउंट। मान लीजिए मैंने आपको 30,000 रुपए का पेमेंट करना था, बाद में आदमी ने बताया कि नहीं वो 30,500 रुपए का पेमेंट है, तो मुझे वर्ड्स में और डिजिट्स में दोनों में काट करके अमाउंट ठीक करना होगा, विच इज कॉल्ड मटेरियल ऑल्टरेशन। तो जब मैं डिजिट का अमाउंट काटूंगा और वहां पर नया अमाउंट लिखूंगा 30,500, आई नीड टू साइन एग्जैक्टली अबव वेयर द अमाउंट इज मेंशन्ड, एंड देन जो वर्ड्स में लिखा होता है 30,500 ओनली, उसको पूरे को काट के नया वर्ड लिखूंगा 30,500 ओनली वर्ड्स में, और वहां पर भी नीचे साइन करूंगा, और वो भी वही साइन होने चाहिए जो मेकर और ड्रॉर के ऑफिशियल अकाउंट के सिग्नेचर हैं। कल हमने चेक के वैलिडेशन के बारे में पढ़ा था एट द बैंक काउंटर, तो मैंने आपको सिग्नेचर्स के बारे में बहुत क्लियरली बताया था कि जो ड्रॉर है जिसका बैंक में अकाउंट है उसके ही सिग्नेचर, वो भी वो सिग्नेचर जो स्पेसिमेन उसने साइन करके बैंक को दिया है, वही ऑल्टरेशन के वक्त भी यूज किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए मटेरियल ऑल्टरेशन ऑफ द चेक, देखिए जिस तरह से यहां पर किया गया है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैली गलती से लिख दिया गया, उसको काटा, मिल्स लिखा गया, 2033 को काट दिया गया, 2003 रुपीस लिखा गया, और देखिए जो वाइड सैंपल्स लिखा है यहां पर, यही सिग्नेचर किया गया है, ये इसको सिग्नेचर कहते हैं। जहां जहां आप कटिंग करेंगे वहां वहां पे आप सिग्नेचर्स करेंगे। क्लियर? ओके। एंडोर्समेंट, चेक का भी एंडोर्समेंट किया जा सकता है, बिकॉज एंडोर्समेंट जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का होता है। चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको आप फ्रंट साइड में भी कर सकते हैं, बैक साइड में भी कर सकते हैं, और एक स्लिप लगा करके, पिनअप करके या फिर स्टेपल करके भी चेक के साथ आप उसको एंडोर्स कर सकते हैं। और एंडोर्समेंट किस तरह से किया जाता है, सिग्नेचर एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन बैक साइड में लिखी जाती है और अपना मोबाइल नंबर लिखा जाता है, ताकि बैंक को पता चल जाए कि किसके नाम पर ये चेक एंडोर्स कर दिया गया है। मुझे पेमेंट मिलने वाली है इस चेक का, अब मैंने इस चेक के बैक साइड में मिस्टर BCZ के नाम से चेक को एंडोर्स कर दिया। मिस्टर BCZ अपने अकाउंट में इस पैसे को रिसीव करेंगे और उसको, उस चेक को ले जाकर के जो जिसने उस चेक के पेमेंट राइट्स ट्रांसफर किए हैं वो ट्रांसफरर है, जिसने उसको रिसीव किए हैं, जिसके नाम पर ट्रांसफर हुआ है वो एंडोर्सी है, राइट, और उसको पेमेंट मिलेगा एंडोर्सी को तो वो पेगी। ठीक है, और जब ये चेक काउंटर पे पहुंचेगा कैश होने के लिए, तो इश्यूअर और रिसिपिएंट दोनों को उस डॉक्यूमेंट को एंडोर्स करना होगा कि हाँ हम दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुआ था, ये चेक मेरे नाम पर एंडोर्स कर दिया गया है। ठीक है, तो नेगोशिएशन or endorsement of a check is the process by which the ownership is transferred from one person to another person. ठीक है, एंडोर्समेंट की दो पार्टीज हैं, एंडोर्सर और ट्रांसफरर, एंडोर्सी और ट्रांसफरी। एंडोर्सर, the person who signs the instrument with an instrument of transferring his ownership. Endorsee, the person in whose favor the instrument is transferred. एंडोर्सर वो जो साइन करके ट्रांसफर करता है ओनरशिप को किसी दूसरे आदमी को, और वो जो दूसरा आदमी जो उस ओनरशिप को रिसीव करता है वो एंडोर्सी कहलाता है। बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह है। तो ये देखिए आपका चेक का भी एंडोर्समेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चेक के टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ओपन चेक, क्रॉस्ड चेक, एंटीडेटेड, पोस्ट डेटेड, म्यूटिलेटेड चेक और एक्सपायर्ड चेक, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एंडोर्समेंट किस तरह से होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्रॉसिंग किस तरह से होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, व्हाट आर द वैलिडेशंस दैट आर डन बाय अ बैंक व्हाइल मेकिंग अ पेमेंट ऑन चेक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सो हमने चेक
का जो ट्रीटमेंट है, किस तरह से चेक के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं बैंक के अंदर, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका चेक का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। टुमारो वी विल फिनिश हुंडी, विच विल ब्रिंग सेकेंड यूनिट टू अ क्लोजर। सेकेंड यूनिट जो है दैट विल बी क्लोज टुमारो विथ हुंडी। उसके बाद हम लोग कल 2 क्लास असाइनमेंट, सॉरी फ्राइडे को 2 क्लास असाइनमेंट्स करेंगे फॉर दिस पर्पस। थैंक यू।